हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं जहां कल छोड़कर गए थे। 3 टियर मशीनरी बेटा स्टार्ट कर दी थी। डिस्ट्रिक्ट फॉरम की बात कर चुके हैं बेटा ऑलमोस्ट। बस एक लास्ट लाइन पे मेरी चर्चा है, एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर दूं, सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा 3 टियर मशीनरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने जो हमारे लिए काम करे उसमें से सबसे जरूरी चीज में से एक है। 3 टियर मशीनरी का मतलब है 3 लेवल पर कोर्ट एस्टैब्लिश की जाएंगी और बेटा बाद में गवर्नमेंट ने कर भी दी। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में और नेशनल लेवल पर बेटा एक कंज्यूमर कोर्ट होगी ही होगी। ठीक है जी बेटा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो 6 नाम मैंने बताए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट, कमीशन और फॉरम, ऐसे इसके नाम थे, स्टेट के भी और नेशनल के भी। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट फॉरम की बात करें बेटा, सब सामने देखना 2 मिनट के लिए, अब छोड़ दो नोट्स। डिस्ट्रिक्ट फॉरम शैल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर, 1 इज प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, 1 ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। याद आई बात? ऐसा ही था ना बेटा, यानी कि सारी वुमेन हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ठीक है ना। सारे मेल हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकती। 1 ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। इन 3 के 3 लोगों को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना। कब केस हो सकता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम में? हाँ, when the value of goods and services along with the compensation claimed does not exceeds 20 लाख, यानी कि 20 लाख से ज्यादा नहीं, यानी कि 20 लाख तक केस डिस्ट्रिक्ट फॉरम में हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? बेटा एक कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करती है, याद होगा। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द कोर्ट शेल रेफर टू द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed. If required, the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. The court shall give judgment after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. याद आया बात बेटा? एक लास्ट बात जिस पे मेरी चर्चा पेंडिंग है बेटा, पहले पढ़ देता हूं ढंग से लास्ट लाइन आपके लिए। कहता है इन केस द एग्रीव्ड पार्टी is not satisfied with the order of district forum, he can appeal before the state commission within the 30 days of passing the order. ये क्या कह रहा है बेटा? लो मेरी तरफ देखना बेटा। कह रहा है बेटा in case the aggrieved party is not satisfied with the order of district forum, he can appeal before the state commission within 30 days of passing the order. बेटा अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है जिसको लगता है बेटा कि जजमेंट ठीक नहीं है, वो 30 दिन के अंदर अंदर चाहे तो बेटा स्टेट कमीशन में केस कर सकती है। लेकिन मेरा मुद्दा कुछ और ही है बेटा, ठीक है ना। और मैं हर बार ये मुद्दा टच करता हूं, एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? अब बंदे को ना मैं सच बता रहा हूं भाई, किसी टीचर से एक बार पूछ के देखना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अगेन, ये बीकॉम एमकॉम पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है ना। लॉ को पढ़ने का तरीका होता है। आपको लगता है कि हम कुछ भी बता देंगे, आप भाई साहब गलती बताओगे। 99.99% टीचर्स, बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा, बच्चे तो 100% है। एग्रीव्ड पार्टी उनके लिए मतलब होता है जो बंदा केस हार गया। मैं हमेशा यही समझाता हूं आपको, एग्रीव्ड पार्टी वो नहीं होती जो केस हार गया बेटा, जरूरी नहीं है वही हो। देखो बेटा लिखा गया है कि एग्रीव्ड पार्टी 30 दिन के अंदर अंदर केस कर सकती है स्टेट कमीशन में। मान लो मैन्युफैक्चरर केस हार गया, तो क्या मैन्युफैक्चरर कर सकता है? कर सकता है। मान लो कंज्यूमर केस हार गया, तो कंज्यूमर कर सकता है? कर सकता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मान लो कंज्यूमर केस जीत गया, क्या वो एग्रीव्ड पार्टी नहीं हो सकता? हो सकता है, वो भी केस कर सकता है। सुन लो ये काम की बात, आपको टीचर ऐसे ही बताते हैं जो केस हार गया वो एग्रीव्ड पार्टी है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक कंज्यूमर हो, आपने डिस्ट्रिक्ट फॉरम में केस कर दिया। लेट सपोज यू डिमांडेड द कंपनसेशन ऑफ 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख रुपए की कंपनसेशन की डिमांड करी। ठीक है ना। कोर्ट ने जब जजमेंट दिया आपके फेवर में दिया, मैन्युफैक्चरर यू फाउंड गिल्टी, और आपको कंज्यूमर को कंपनसेशन देना है 5 लाख रुपए। कंज्यूमर कितनी चाहता था? 10 लाख। आपको दिलवाई कितनी कोर्ट ने? 5 लाख। क्या आप केस नहीं जीते? जीते। पैसे नहीं मिले? मिले। आप हो नहीं सकते एग्रीव्ड पार्टी? हो सकते हो, केस जीतने के बाद भी हो सकते हो। और आपने क्या करा? स्टेट कमीशन में चैलेंज कर दिया इस ऑर्डर को कि मुझे 10 ही लाख चाहिए।
तो केस जीतने के बाद भी इंसान एग्रीव्ड पार्टी होता है। कौन बोलता है बेटा, ये कौन भ्रम फैला रहा है कि एग्रीव्ड पार्टी केस हारा हुआ इंसान होता है? क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर? पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मुझे लग रहा है मैंने पहली बार बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये आज तक नहीं भूल रहे बच्चे, ये पुराने वाले। चलो जी, स्टेट कमीशन, और बात कुछ छोटी मोटी नहीं है, बात हो गए 9 महीने बीतने वाले हैं इस चीज को। 25 मार्च को शुरू किया था और कभी रिवाइज नहीं कराया। चलो जी बेटा, बात करते हैं बाबू स्टेट फॉरम की, स्टेट कमीशन की। बेटा स्टेट फॉरम पहली लाइन लिखी गई है, बहुत काम की। अब एक बात बता देता हूं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम पढ़ने के बाद ना हमारी जंगना आधी रह जाती है। अब मेहनत नहीं करनी, अब सारी मेहनत बेटा ये खुद ही करेंगे। अब तो हमने सारी बातें देख ली, लगभग सारी बात सेम लिखी गई है, लेकिन भगाना मत, क्योंकि गलती करोगे और पहली लाइन में ही कर दोगे। ठीक है ना? एक बार पहली लाइन पढ़ना, सब कुछ सेम। हाँ याद है, पिछली बार भी ऐसे ही फंसाया था तुम्हारे को मैंने। आगे मैं कह दूं ना सब कुछ सेम और मैंने ना पढ़ाया होता तो पक्की बात है भाई साहब, इंसान की नजर ऐसे, इंसान देख के भी कह देता सेम, और आपको बता देता हूं सेम नहीं लिखा हुआ। पढ़ दो, इधर देखना, स्टेट कमीशन shall consist of a president and not less than 2 other member, one of whom should be a woman. Not less than 2 other member. मतलब सर मेरे को मजा आता है हिंदी बताने का। Not less than 2 other member, 2 से कम नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, बस 2 से कम नहीं होने चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट फॉरम में क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में लिखा है shall consist of a president and 2 other member, 2 ही होने चाहिए। यहां लिखा 2 से कम नहीं हो सकते बेटा, तो क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं? 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बेटा, है? सर बता ही नहीं गई लिमिट लॉ के हिसाब से, वैसे 3 या 4 ही हो सकते हैं। ठीक है ना? लॉ ने नहीं लिखी, लॉ ने क्या लिखा? नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा कितने होने चाहिए ये नहीं बताया कभी। ठीक है ना? वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन, वुमेन की होनी चाहिए, कल बता दिया था पूरा लॉजिक। ठीक है जी, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है ना सर, ये बात बिल्कुल सेम है, देख लो चाहे मैच कर लो। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बढ़ जाएं आगे। अब मेरी तरफ देखना 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सामने देखो बाबू। अब मैं बात कर रहा हूं स्टेट कमीशन की या स्टेट फॉरम की, हम बात कर रहे हैं। अब ये बहुत काम की बात है कि स्टेट फॉरम पर 2 तरीके के केसेस आ सकते हैं, है ना? स्टेट कमीशन तक 2 लेवल के केस पहुंच सकते हैं। कौन से केस? एक तो वो केस बेटा जो 20 लाख से ज्यादा है, वो नहीं आ सकते क्या? 20 लाख तक के केस तो चलो डिस्ट्रिक्ट फॉरम सुन लेगी, 20 लाख से ज्यादा का केस हुआ तो क्या बेटा डिस्ट्रिक्ट फॉरम का राइट है उसे सुनने का? नहीं। तो एक वो केस जो 20 लाख से ज्यादा है, और आपको बता देता हूं बेटा 1 करोड़ रुपए तक हैं। अभी पढ़ के बताऊंगा स्टेटमेंट में, लेकिन आपको अब वैसे बता रहा हूं 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक के केसेस एक तो स्टेट कमीशन में सुने जाएंगे, और दूसरे वो भी तो केसेस सुने जाएंगे बेटा जो लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में केस कर सकते हैं। तो बेटा यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाले रूट से भी तो उठकर केसेस आएंगे मेरे पास, यानी कि स्टेट कमीशन में 2 तरीके के केसेस सुने जाएंगे। एक वो जो 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक है, एक वो केसेस जो लोग डिस्ट्रिक्ट फॉरम के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो केसेस है। ठीक है ना? ये बात मेरे को नोट से कंफर्म करानी है, नोट्स निकाल लो बेटा, मैं पढ़ देता हूं। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। बाबू 3rd लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आ कंप्लेन कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट स्टेट कमीशन when the value of goods and services in the question along with the compensation claim exceeds rupee 20 lakh but does not exceeds rupee 1 crore। क्या कह रहा है बेटा? केस होगा स्टेट कमीशन में when the value of goods and services along with the compensation claimed exceeds rupee 20 lakh, 20 लाख से ज्यादा, but does not exceeds 1 करोड़। 1 करोड़ एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, यानी कि 1 करोड़ तक तो हो ही जाएगा ना केस यहां पर। सर 1 करोड़ तक कंफर्म हो जाएगा,
ठीक है ना जी। और बेटा अगली लाइन भी पढ़ दो, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन। लो जी बेटा आ गई बात, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द स्टेट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट की जजमेंट को तो चैलेंज कर सकते हो ना स्टेट में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो दो तरीके के केसेस आए। अच्छा केस आने पे क्या होगा, प्रोसीजर सेम, वो 4 लाइनें, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द कोर्ट शैल रेफर टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेन इज फाइल्ड। आपने चैलेंज कर दिया, स्टेट कमीशन में नया केस आ गया, तो स्टेट कमीशन बताएगी अब उस पार्टी को, भाई दोबारा चैलेंज हो गया, ये दोबारा आ जा जरा अपने वकील को लेकर, वही सारी बातें दोबारा। On receiving the complaint, the court shall refer to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. Babu, the court shall give judgment after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़ जाए आगे बेटा, लास्ट लाइन काम की बात दोबारा से, in case the aggrieved party is not satisfied with the order of state commission, he can appeal before the state commission, national commission within that 30 days of passing of the order। ठीक है जी, यानी कि बेटा इसके जजमेंट को भी आप 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है जी, चलो जी बेटा बात आ गई नेशनल कमीशन की, अब बहुत मजा आएगा, ये बहुत ही मजेदार है, मतलब क्या ही बताऊं। मैं उम्मीद करता हूं यहां से क्वेश्चन की, और अभी आपके साथ केस स्टडी भी डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है जी, यहीं पर कुछ ना कुछ केस स्टडी मैं बताऊंगा, देखता हूं बेटा कितना अच्छा सोचते हो। बेटा नेशनल कमीशन की बात करनी है, जितनी मेहनत डिस्ट्रिक्ट पे हमने करी थी ना, आपने देखा होगा स्टेट पे हमने 1 मिनट नहीं लगाया ढंग से, तो ठीक है ना, और नेशनल पे भी हम टाइम लगाने नहीं वाले, बस 1-2 बात नहीं हो जाएंगी यहां पर। ठीक है जी, पहली लाइन बहुत प्यार से आराम से पढ़ना, मुझे बताना सेम है क्या। नहीं सेम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। डिस्ट्रिक्ट में था 2 अदर मेंबर, स्टेट में था नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर, और नेशनल में क्या हो गया बेटा 4 अदर मेंबर, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। ठीक है, ऐसा ही है। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्ड, ये बात सेम है नहीं। ऊपर दोनों की कोर्ट में कौन से थे, स्टेट अपॉइंट करती थी, यहां कौन अपॉइंट करेगा, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी बेटा। क्लियर है ना बात, ये चारों मेंबर और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने वाली इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब बेटा मुद्दा उठेगा केस का, सब सामने देखना बस है, हाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो एक होने का मतलब क्या समझते हो, बस एक कोर्ट रूम है। हाँ ये बहुत बड़ी मजेदार बात है। देखो बेटा पता है क्या होता है, हमें ना लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक है, तो एक टाइम पर एक केस सुना जा रहा होगा। हाँ कोर्ट रूम बहुत सारे होते हैं, हाँ जगह एक ही है, कोर्ट रूम बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे होने का मतलब ये भी बता देता हूं, जब कोई मुद्दा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो जनरली एक बेंच ऑर्डर नहीं, मतलब एक सिंगल पर्सन की बेंच ऑर्डर नहीं लेती। पता है आपको वहां पे कितने जजेस बैठते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, कम से कम 2 3 4 5 6 7 जज बैठे होते हैं एक केस को सुनने के लिए, और सब अलग अलग जजमेंट देते हैं। आपको पता है जब राम मंदिर वाला फैसला आया था तो 3 जज ने दिया था, नहीं 3 जज ने दिया था। हाँ तो कन्फ्लिक्ट राइज होता है, मेजॉरिटी वहां पर भी मेजॉरिटी प्रिवेल करती है, वहां पर भी मेजॉरिटी प्रिवेल करती है कि उसने कहा कि इसको दे दो जमीन, उसने कहा जी इसको दे दो, और उसने कहा जी उसको दे दो। अच्छा दो ने कहा एक जगह पे दे दो, दो एक जगह पे दे दो। और लोग खैर मेरा पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, लेकिन हाँ फिर भी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बात, इसको दे दो और उसको दे दो, छोड़ दो किसको दे दो। ठीक है ना, भगवान को भी जरूरत पड़ने लगी बताओ जमीनों की, क्या ही करे भाई, रब तेरे सरकार तेरी राज में क्या हो रहा है यार, भगवानों की जमीनों के लिए लड़ रहे लोग, मत्ती मारी गई इनकी तो लोगों की, क्या ही बोल लूं मैं। कुछ दिन में मुझे लगता है बाबा बनने में बहुत स्कोप होगा। अच्छा तैयारी चल रही हाँ, अरे नहीं भाई नहीं, चलो छोड़ो, लेट इट बी। अरे तुम पढ़ाई पढ़ाई करो निकम्मो, तुम तो चाहते ही यही हो। लो बेटा बस सामने देखना, बस बाबू नेशनल कमीशन तक
दो तरीके के अब केसेस पहुंच सकते हैं, बहुत काम की बात। एक वो केसेस बेटा जो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं और बेटा अमाउंट इज अनलिमिटेड। 1 करोड़ से लेकर कहीं भी कितने भी करोड़ों कितने भी अरबों नेशनल कमीशन ही सुन सकती है, ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट सुन सकती है, ना ही बेटा स्टेट, और इसके बाद कोई अभी अथॉरिटी नहीं है। 1 मिनट के लिए आगे बढ़ो जी बेटा। और दूसरे वो केसेस भी तो हो सकते हैं बेटा जो स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए, वो भी तो आ सकते हैं बेटा यहां पर, ठीक है ना। कर नहीं सकते आप स्टेट कमीशन के जजमेंट को चैलेंज नेशनल कमीशन में, कर सकते हो विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। तो बेटा यहां पर भी 2 तरीके के केस सुने जा सकते हैं। अब एक बात सुनना, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। अब बेटा थोड़ी देर के लिए नोट्स छोड़ दो, यहां काम की बात है बेटा। मान लो एक पर्सन का केस सिर्फ 5 लाख रुपए का था, उसको नुकसान 1 लाख का हुआ था और वो कंपनसेशन डिमांड कर रहा था 5 लाख रुपए की। तो उसने केस कहां किया होगा? डिस्ट्रिक्ट फॉर सेटिस्फाई नहीं हुआ वहां से, तो केस कहां किया होगा? स्टेट कमीशन। स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, कहां गया होगा? यहां पर आया केस। छोड़ो, एक केस था 22 लाख रुपए का, कहां सुना गया होगा? स्टेट फॉरम। सेटिस्फाई नहीं हुआ, कहां आया होगा? यहीं आया होगा। तो चैन ये भी हो सकती है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, फिर नेशनल में गए, सॉरी फिर स्टेट में गए, फिर नेशनल में पहुंचे। शुरुआत ऐसे भी हो सकती है कि स्टेट से ही शुरुआत हुई थी, यहां से सेटिस्फाई नहीं हुए तो नेशनल में गए। हाँ सर, अब बोलो। जैसे वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो क्या कोर्ट बढ़ते हैं तो अमाउंट बढ़ती है, कंपनसेशन वही सेम रहती है? नहीं सर, आपने जितनी एक बार कंपनसेशन मांगनी है एक ही बार लिख कर दे दो, आप कंपनसेशन नहीं बढ़ा सकते उसके बाद, ठीक है ना। सिर्फ कोर्ट ही चेंज होगी, कंपनसेशन चेंज नहीं होगी इस केस में। हाँ सर, हाँ तो वही तो बात है ना, 1 करोड़ से नीचे का केस आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो रूट अलग अलग है, ठीक है ना। और सर लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों है? क्योंकि बेटा जज है, भगवान नहीं, गलती वो भी कर सकता है, ठीक है ना। अब क्रिकेट मैच देखते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, अंपायर कोई गलत डिसीजन देता है और रिव्यू अवेलेबल नहीं होता हमारी टीम के पास, तो भाई अंपायर है, भगवान थोड़ी है, ठीक है ना। है तो इंसान ही भाई, हो सकता है एक्सपर्ट हो, बस भगवान नहीं है फिर भी, तो गलती हर कोई करता है बेटा, ठीक है जी। अब मेरी तरफ देखना बाबू, अब यानी कि 2 तरीके के केसेस पहुंच सकते हैं नेशनल कमीशन में, 1 करोड़ से ज्यादा वाले और बेटा वो केसेस जो स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए, चाहे रोड कुछ भी था, चाहे आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में गए थे बाद में सेटिस्फाई नहीं हुए, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई थी और आप आज तक सेटिस्फाई नहीं हुए। अब सुनना काम की बात भाई, प्लेन रीडिंग कोई नहीं करेगा, और ये गलती भी मत कर देना। टीचर्स तो भाई इतना प्लेन पढ़ाते हैं, यहां पर बोल देते हैं कि जो नेशनल कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुआ सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं वर्ड लिखा ही नहीं ऐसा। वर्ड क्या लिखा है ये सुन लो, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। वो केसेस जहां पर नेशनल कमीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, they are further appealable to the Supreme Court of India. What do you mean by original jurisdiction? बेटा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सिर्फ वो केसेस जो पहली बार नेशनल कमीशन में सुने गए, इनकी पहली हियरिंग ही नेशनल कमीशन में हुई। These cases are further appealable to the Supreme Court of India. लेकिन वो केसेस जहां नेशनल कमीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, सर ये वाले केसेस यहां नेशनल कमीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ये केस पहली बार नहीं सुना जा रहा नेशनल कमीशन में, या तो यहां सुना गया था पहली बार या यहां सुना गया था बेटा। दीज आर नॉट अपीलेबल फर्दर, समझ आई बात। तो बेटा नेशनल कमीशन में ना बंटवारा हो जाता है कि ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाएगा। क्यों बेटा? देखो पहली बार नेशनल कमीशन में सुना जा रहा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नेशनल कमीशन का है, और बेटा अगर आज जज ने गलती कर दी और आपको कहीं नहीं सुना जाएगा, तो बेटा इसको सिर्फ इंसान को एक ही मौका मिला, और जज गलती कर सकता है तो इसको एक मौका और मिलना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है केस। लेकिन बेटा ये केस की बात सोचो, आपने कहा डिस्ट्रिक्ट में से शुरुआत हुई थी मेरी, इस जज को गलत ठहरा दिया, यहां शुरुआत हुई इस जज को गलत ठहरा दिया, अब आप कह रहे हो नेशनल कमीशन के बाद भी चैलेंज करना चाहता हूं। भाई एक ही गलती है, 3 जज तो नहीं करेंगे ना, अब इतने भी माड़ा दिन नहीं आया।
ठीक है ना? तो बेटा दीज आर नॉट अपीलेबल फर्दर, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाले केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, काम की बात बता दो, यहां पर दिन नहीं लिखे हुए कि कितने दिन में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। नहीं, कभी भी नहीं होता। आपके कोर्स में बस लिमिट नहीं है, वैसे 120 दिन होती है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको 120 दिन दिए जाते हैं। ठीक है जी, हाई कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन होते हैं। छोड़ दो लेकिन इस चीज को अभी आपको याद नहीं रखना, ये बाद में लॉ में आएंगे तेरे को, अभी आपको क्या करना है। चलो जी बेटा, पढ़ते हैं नेशनल कमीशन। बाबू फटाफट से नेशनल कमीशन पढ़ते हैं। बाबू फर्स्ट पैराग्राफ ना आप कंप्लीट कर दो, फर्स्ट पैराग्राफ आप कर दो, सेकंड पैराग्राफ मैं करा रहा हूं नेशनल कमीशन का, जल्दी करना लेकिन। बड़े जी आगे। अच्छा, तुझे पता है वैसे मैंने पूरा पढ़ा दिया था ये। आपने क्या पढ़ पढ़ ले। पढ़ भी क्या रहे हो? 4 लाइन का प्रोसीजर, क्या जो 4 लाइनें मैंने 3-4 बार रिपीट कर दी। चलो जी बाबू, आप दोनों के इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि आप दोनों कल नहीं आए थे ना, तो दर्द पूरा होगा, इसीलिए पढ़ के बैठ रहे हैं, देख भी नहीं रहे 4 लाइनें, क्योंकि कल मैंने मेहनत बहुत कर दी इस चीज पे। चलो बेटा बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की, काम की बात। एन ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल कमीशन in a matter of original jurisdiction is appealable before Supreme Court. पढ़ते चलो, आसान भाषा। This means that only those appeal where the value of goods and services along with the compensation claimed exceeds ₹1 crore and where the aggrieved party is not satisfied with the order of National Commission can be taken to the Supreme Court of India. मेरी तरफ देखना, ये लाइन की बात करी इसने। बेटा उसने पहले आपको यह बताया कि वो केसेस जहां नेशनल कमीशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फिर बेटा इसी को आसान भाषा में बताया, दिस मींस दैट ओनली दोस केसेस जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ से ज्यादा है, ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अब देखना बेटा इसकी बात करेगा, आराम से पढ़ना। कहता है बेटा, मोर ओवर इन अ केस डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम the appeal can be filed before the state commission and thereafter the order of state commission can be challenged before the national commission and no further. इसके बाद कहीं नहीं जाएगा, कहीं चैलेंज नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आई बात? क्लियर? अब मैं बेटा 1-2 केस स्टडी के तौर पे कुछ बातें कर लूं, मेरी तरफ देखना सब। केस स्टडी आराम से सुनना। बेटा एक कंज्यूमर कंपनसेशन चाहता है 5 लाख रुपए की, ठीक है? उसने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल करा। नेम द हाईएस्ट अथॉरिटी वेयर ही कैन चैलेंज द कंप्लेन। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन यहां से शुरू करा, लेकिन मैंने पूछा क्या आपसे? हाईएस्ट अथॉरिटी जहां तक बेटा कंप्लेन चैलेंज हो सकती है। हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है? नेशनल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पक्की बात है ना? और अगर मैं कहूं बेटा कंज्यूमर कंपनसेशन जाता है 1 करोड़ 20 लाख, उसके लिए हाईएस्ट अथॉरिटी बता दो। और अगर मैं कहूं कंपनसेशन जाता है 1 करोड़ 20 लाख, आप ये बताओ केस कहां होगा? तो वर्ड पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जल्दी इतनी होती है, बच्चे को लगता है क्वेश्चन ने यही पूछा होगा कि केस कहां होगा, केस कहां होगा। और 99% क्वेश्चन ने दिया होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी। संभाल लोगे? पक्की बात? बढ़ जाएं आगे बेटा। बिल्कुल यहां पर हमने टॉपिक खत्म किया है, इसी पेज का लास्ट टॉपिक होगा बेटा नेम ऑफ एनजीओस। बेटा ये ना 10 नाम हैं एनजीओ के,
हमें कोई 5 याद करने हैं, मैं हमेशा 5 अपने आसान बता देता हूं। सबसे पहले शुरू के 2, सी क्यूब दिल्ली, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली। दूसरा सी स्क्वायर दिल्ली, कॉमन कोज दिल्ली। 5वां सीपीसी अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अगर आपको याद हो एनजीओ का एक दूसरा नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद। फिर एक है मुंबई, 7 नंबर होगा शायद मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, और फिर 9th होगा सीए कोलकाता, कंज्यूमर एसोसिएशन। और आपको पता हो बेटा कंज्यूमर एसोसिएशन भी बोलते हैं हम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को, याद है ना? पहले दिन 5 नाम बताए थे इसके, सीपीसी, सीए, सीएस, सीओ और बेटा एनजीओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या एनजीओ। ठीक है जी, 5 ही नाम याद रखने हैं बेटा, बस ज्यादा नहीं। वैसे तो एक ही नंबर में आ सकता है, ज्यादा ज्यादा 2 नाम पूछ सकता है आपसे। ठीक है जी बेटा, एक टॉपिक आएगा अभी आपको जहां पर हमने 3 लेवल कोड पढ़ी, उससे पिछले पेज पर होगा शायद रिलीफ अवेलेबल, या उससे पिछले पेज पर होगा। पेज नंबर 137, पेज नंबर 137 निकाल लो बेटा। टॉपिक का नाम है रिलीफ अवेलेबल। और बेटा सब सामने देख लो जरा 2 मिनट के लिए। बेटा पहले टॉपिक का मतलब समझ लो, फिर बेटा हम नोट से ही पढ़ेंगे इसको। बेटा टॉपिक का नाम है रिलीफ अवेलेबल। मतलब बेटा अगर आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया और मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर या सेलर गिल्टी प्रूव हो गया, तो कोर्ट आपको क्या क्या रिलीफ दे सकती है। टॉपिक का मतलब समझ में आया? ये रिलीफ कंज्यूमर को ही अवेलेबल होते हैं और यही पॉसिबल जजमेंट है जो कोर्ट देती है आपके फेवर में। ठीक है जी, एक बात और, ये भ्रम मत पाल लेना कि एक ही रिलीफ मिलता है। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां बेटा इसमें से 6 रिलीफ मिलते हैं इकट्ठे। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां 7-8 रिलीफ मिलते हैं एक ही केस में। तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक मिले, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा सिर्फ एक नहीं मिल सकता, सिर्फ एक भी मिल सकता। ठीक है ना? हाँ, ये सब कर्मों का हिसाब है। ठीक है ना बाबू? बढ़े आगे, चलो जी। टॉपिक का मतलब समझ में आया। लो बेटा सबसे पहले कुछ रिलीफ की मैं बात कर देता हूं। बेटा शुरू के 3 रिलीफ हमने पढ़े हुए हैं। अब याद नहीं आएगा? याद आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, पक्की बात है। कहां पढ़ा था? ये तो से पढ़ना कि राइट पे पढ़ा था, राइट टू। अबे है, पढ़ा कहां था? मैं थोड़ी पूछ रहा हूं आर्ग्यू क्या है। हाँ, राइट टू सीक्रेट रेसल का क्या मतलब होता है यार? 1 मिनट चुप होता। अभी आता ही नहीं, ये पक्का ना बता पाता। 110%। हाँ, राइट टू सीक रेड्रेसल, जहां आपकी ग्रीवेंसेस रेड्रेस की जाती हैं बेटा, जहां आपको कंपनसेशन दिलवाई जाती है, और कंपनसेशन जनरली इन द फॉर्म ऑफ आर क्यूब। ठीक है ना? मैंने यही बोला था ना। अब एक बात सुन लो बेटा बाबू, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, ये समझ रहा हूं किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। बेटा ये तीनों कभी इकट्ठी नहीं मिल सकती, इन तीनों में से कोई एक मिलता है। मैंने वर्ड लिख दिया, या ये और कर दिया। ठीक है ना? आर क्यूब क्यों बोलता हूं बेटा मैं इसको? ये तीनों वर्ड आर से स्टार्ट है। कोर्ट क्या जजमेंट दे सकती है बेटा? रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, और रीफंड द प्राइस पे। अगेन बेटा मैंने शायद एग्जांपल की शुरुआत ऐसे की थी कि आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, लेट्स सपोज कि बेटा जियो का कोई मोबाइल फोन आपने खरीदा, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, आपने राइट टू बी हियर्ड एक्सरसाइज किया, कोर्ट को जाके सुना दिया सीधा। ठीक है ना? और कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट ने पाया गिल्टी रिलायंस को, जियो को, और बेटा बुलाया और बेटा बोला कि इनके प्रोडक्ट में से रिपेयर कर दो आप डिफेक्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा अगर वो कह दे रिलायंस की हम तो प्लांट ही बंद कर चुके, हम कहां से रिपेयर कर दें, तो बेटा कोर्ट क्या कह सकती है? अच्छा रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, तो आप क्या कर दो? रिप्लेस कर दो प्रोडक्ट को, रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। कि ये मोबाइल फोन वापस ले लो, दूसरा मोबाइल फोन जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना वो दे दो। और मैं कह दूं, अगर वो कह दे रिलायंस की हम तो सारे फोन बेच चुके, हमारे पास एक पीस भी नहीं है,
दैट मीन्स रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो बेटा कोर्ट क्या कह सकती है, रीफंड द प्राइस पेड। अब तो पैसे ही वापस कर दो इनके, तो या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों इकट्ठे कभी नहीं मिल सकते। रिपेयर करा लो, रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, रिप्लेस करा लो, रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, रीफंड ले लो पैसे। ठीक है जी सर। हाँ ये जैसे केस फाइल करने में इतने सारे तो जो पैसे वगैरह आलतू फालतू लग जाते हैं, इनके अलावा जो कंपनसेशन अलग देते होंगे। अरे सुन रहे हो सारे क्वेश्चन बहुत मजेदार है। सुना कि भाई कंज्यूमर ने तो केस फाइल भी किया, केस फाइल करने में भी पैसे लगे होंगे। कोर्ट की तो देख बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है, मेन तो लॉयर जान निकाल लेते हैं। लॉयर की फीस तो तगड़ी होती है बेटा। तो बाबू वो जो लॉयर की फीस जा रही है वो, बाबू देख सच बात ही है, जब तू ये पूरा पढ़ लेगा ना रिलीफ अवेलेबल, तो ऐसा लगेगा भाई कोर्ट ने मैन्युफैक्चरर के कपड़े भी उतार दिए, वो भी बिकवा दिए। इतने पैसे मिलेंगे तो घबराना, एक एक करके बस मुझे बताने दे, ठीक है ना। हाँ तेरे भी उतार देंगे, कुछ नहीं होता, बड़ी जल्दी है तुझे। लो जी प्लस बेटा आराम से पढ़ना जरा। 4th पॉइंट पहले आप पढ़ेंगे, अच्छा वो ये है जो पिछली बार कहते हैं यहाँ पे नफा हो जाएगा। हाँ वही है, ये वही है। सक्षम की बात ना कर तू। मैं तो आप तुमने कोई डिफेक्ट किया तुम्हारे खिलाफ आरटीओ फाइल कर। चलो जी आरटीआई आरटीआई बेटा आपने 5th पॉइंट पढ़ा, एक बार मैं रीड कर देता हूं फटाफट से, फिर मतलब बताता हूं। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। ये क्या चीज है बेटा, बाबू काम की बात। एग्जाम्पल चेंज करता हूं, ठीक है ना। ये 3 बातें समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल तो दे दिया मोबाइल फोन का, हल्का सा एग्जाम्पल चेंज। इस बार क्या हुआ है बेटा, आपने एक मेडिसिन खरीदी है, कल वाला एग्जाम्पल, मेडिसिन इज स्पूरियस, ठीक है ना। फीवर था एक इंसान को, उसने मेडिसिन कंज्यूम कर ली, फीवर तो क्या ही ठीक होना था बेटा, तबियत और बिगड़ी और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया इंसान और 15 दिन के बाद डिस्चार्ज हो। अब एक बात सोचो, उसने केस फाइल करा, कोर्ट ने गिल्टी पाया मैन्युफैक्चरर को, तो बेटा कोर्ट क्या कह सकती है, रिपेयर नहीं हो सकता प्रोडक्ट में से डिफेक्ट, रिप्लेस नहीं हो सकता, पैसे ले लो वापस, ये लो 1 रुपए की थी मेडिसिन, बस घर जाओ, 1 रुपए की मेडिसिन थी, ये लो बस घर जाओ। बेटा 4th पॉइंट, to pay a reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of opposite party। जो इंजरी सफर करी है कंज्यूमर ने, उसके पैसे भी आप ही दोगे, घबराओ नहीं। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं बेटा, सुन लो बस मेरे को इस टॉपिक में, तो मजा आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर की वॉट लग जाएगी पूरी। बेटा अब कोर्ट दिलवाएगी आपको कंपनसेशन, कंपनसेशन के तौर पे क्या दिलवाएगी, 15 दिन का हॉस्पिटल का बिल। वो कौन देगा बेटा, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मान लो आपके 15 लाख रुपए लगे, तो 15 के 15 लाख रुपए किसने देने हैं बेटा, मैन्युफैक्चरर ने देने हैं। लेकिन बेटा यहां कहानी खत्म नहीं होगी, काम की बात 5वां पॉइंट, टू पे punitive damages in the appropriate circumstances। the word punitive is derived from the word penalty। penalty word से बना punitive damages। अब सुनना, देखो बेटा, हो सकता है आपको मैन्युफैक्चरर के साथ कुछ हमदर्दी हो, ठीक है ना, और आप चाहते हो ये क्यों कर रहे हो, पेनल्टी क्यों लगा रहे हो, ले तो ली मेडिसिन के पैसे, ले तो लिया हॉस्पिटल का बिल, अब पेनल्टी किस बात की। पुत्र काम की बात सुन, देखो पता है क्या, नॉर्मली लोग ना इग्नोरेंट होते हैं, 1 रुपए के पीछे कोई केस फाइल नहीं करता, बंदे को लगता चल मैं ठीक हो गया 15 दिन में, चल छोड़ यार, कौन झमेलने में पड़ेगा कोर्ट कचहरी के। अब एक बात सोचो, इसी चीज का तो फायदा मैन्युफैक्चरर उठाता है, क्योंकि उसको पता है बेटा कि कोई कोर्ट कचहरी के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। करोड़ लोगों में से 1 लोग होगा जो 1 रुपए के लिए आगे आएगा। अब एक बात सोचो, मान लो उसने करोड़ मेडिसिन मार्केट में उतारी थी 1-1 रुपए वाली, सब बिक गई, लेकिन एक बंदे ने केस फाइल कर दिया। और अगर कोर्ट कह दे कि बस 1 रुपया दे दो और 15 लाख रुपए दे दो, तो वो प्रॉफिट में रहा नेट में या लॉस में रहा, प्रॉफिट। 1 करोड़ कमाए थे, 15 लाख ही तो दिए, 85 लाख रुपए अंदर पड़े। तो बेटा क्या कभी वो डिस्करेज करेगा इस प्रैक्टिस को, क्या कभी क्विट करेगा इस प्रैक्टिस को, नहीं, वो अगले साल करेगा, फिर कोई नहीं एक और केस कर लेगा। अब यार 15 लगेंगे, 20 लग जाएंगे, 20 ही लगेंगे, 25 लग जाएंगे, मैं तो कमा ही रहा हूं, मैं क्यों बंद करूं प्रैक्टिस। तो बेटा कोर्ट पहली बार में ऐसा काम कर देती है कि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू ना रखो। और बता देता हूं आपको,
पेनल्टी कितनी लगती है? 5 से 10 गुना। कितना कमाया? 1 करोड़, आपके ऊपर हम पेनल्टी लगाते हैं 10 करोड़। अब आजा, क्या हो गया? जेल आजा, आपके लिए खोल लिए। तो बेटा पेनल्टी ही ऐसी लगा देती है कोर्ट कि दोबारा जिंदगी में इंसान सोचता ही नहीं मैंने प्रैक्टिस करनी है। 5 से 10 गुना पेनल्टी लगाई जाती है। और मैं वजह बता चुका हूं। क्या किसी किताब में वजह लिखी है? वजह कुछ नहीं लिखी, बस बच्चा रट रट के सोचता है कि मैंने तो बहुत हासिल कर लिया, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। ठीक है ना बेटा, समझ आई बात? तो बेटा जनरली जो आपको रिलीफ दिलवाए जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आर क्यूब होते हैं। आर क्यूब के साथ साथ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर एज वेल एज पेन्यूटिव डैमेजेस। इसकी जो अमाउंट जो मिलती है वो सारी गवर्नमेंट के पास कंज्यूमर को। सारी हाँ चलो, तो तुम केस करते नहीं ना, तुम तो इग्नोरेंट हो ना। ऐसा ही बहुत है, हमें मिलती ही कोई है। मैं तो कह रहा हूं इग्नोरेंट हो, करा तूने आज तक? इग्नोरेंट ही तो है, वही तो बोल रहा हूं मैं। हैं? चलो जी बेटा, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? 5 बातें, कोई समस्या तो नहीं? क्लियर बात? 6th वन बेटा, जब आप 6th वन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा वार्निंग जैसे वर्ड है। पढ़ना जरा। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। दिख रहा है कि कुछ वार्निंग जैसे वर्ड हैं कोर्ट के। बेटा कई बार पता है क्या होता है कि कंपनी ने प्रोडक्ट तो सप्लाई कर दिया, ठीक है, और बेटा एमडी के सीईओ के नॉन में नहीं है कि हमने गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, और हो भी गया गलत प्रोडक्ट सप्लाई। कंज्यूमर ने खरीद भी लिया लेकिन कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कंज्यूमर ने केस फाइल कर दिया आपके ऊपर। तो देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, इंडियन कोर्ट्स का कभी एम ये नहीं है कि उन्होंने बेटा अपराधी क्रिएट करने। एक इंसान जेन्युइन है, सीईओ एमडी, उनकी कोई गलती नहीं है। मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, किसी एम्प्लॉय से लड़ाई हुई थी और एम्प्लॉय ने क्या करा, प्रोडक्ट में कुछ मिलावट कर दी, लड़ाई झगड़े के चलते, कंपनी से बदला लेने के चलते। और बाद में क्या हुआ बेटा, कंज्यूमर ने प्रोडक्ट कंज्यूम करा, ऑल्दो उसको कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसने केस जरूर कर दिया। अब बेटा अगर कोर्ट आज उस जेन्युइन इंसान के अगेंस्ट जजमेंट दे दे, उस एमडी सीईओ को गिल्टी ठहरा दे, तो बेटा उन्होंने एक अपराधी क्रिएट कर दिया, तो फिर वो अगली बार अपराध करने से नहीं डरेगा। उसे कहेगा ठीक है, अब मेरे को क्रिमिनल बना ही दिया, तो अब बनने में क्या प्रॉब्लम है, अब तो कर ही दो फिर बेटा। तो कोर्ट का कभी एम ये नहीं होता बेटा कि क्रिमिनल क्रिएट करने। कोर्ट देखती है केस कितना जेन्युइन है। तो ऐसे केसेस में कई बार कोर्ट वार्निंग देके छोड़ सकती है। ये देख आ गया सर, वार्निंग देके छोड़ सकती है, बोल तो दिया कि कंपनसेशन पे आके कर, वो दिलवाओ पहले। भाई कुछ हुआ ही नहीं सामने वाले को, सामने वाले को कुछ नहीं हुआ, कह तो दिया। उसके पैसे मिलेंगे अभी यार, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा ना, मैं बता दूंगा, मैं पक्का मिलेंगे पैसे, पहुंचने दो कह रहे कंपनसेशन दिलवाओ पहले। अरे भाई साहब, जेन्युइन आदमी की जान ले लो तो, ठीक है ना। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन फ्यूचर। तो कोर्ट क्या कहेगी बेटा, आपने आज कर दिया, आज के बाद ना होने पाए, छोड़ेंगे नहीं फिर आपको। क्लियर है ना बात? तो बेटा स्लैश करके लिख लेना कि ये वर्ड वार्निंग जैसे हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब बेटा 3 अलग अलग बातें 7th 8th 9th तीनों पॉइंट इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद मैं सुनूंगा, बस ये 3 ही पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ आंखें खुल गई भाई साहब, तीसरी आंख भी खुलने वाली थी अभी तो। बेटा बाबू सबसे पहले 7th वन, टू विड्रीव द हैजर्डस गुड्स फॉर सेल है, ये 8th है। 7th क्या है, नॉट टू ऑफर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार कि कोई कौन सा तू कह रही कि कोर्ट में सीक्वेंस में जजमेंट देती है, पता नहीं क्या ही है यार बंदी। हाँ जी बेटा बाबू 7th 8th और 9th तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे। नॉट टू ऑफर